हेलो गाइस, वेलकम टू लेट्स नो बायो। आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद इस सेकेंड पार्ट को देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में सिंगर और निकोलसन ने दिया था। और मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मूव करती है उसमें, और वो क्यों मूव करती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और लिपिड बाइलेयर जो है वो मूवमेंट करती है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की भी मूवमेंट हो जाती है। और प्रोटीन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लोट करती है एज आइसबर्ग। जैसे हम आइस क्यूब्स को पानी में रख डालते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करती है जिस तरीके से, उसी तरीके से प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर फ्लोट करता है। यहाँ पे आपको लिपिड्स के बारे में जाननी है थोड़ी सी। लिपिड्स जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है? मेजर जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है, सैचुरेटेड जो है वो सिंगल बॉन्ड से बनी होती है, इसके कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो लिपिड्स होती है उनमें कोई दो कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आइए अब पढ़ते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, कि मेम्ब्रेन की जो गतिशीलता है वो क्या है, कैसे होती है। अब यहाँ पे जानते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट करती है, और इसकी मूवमेंट जो है वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो है लिपिड्स की बनी होती है। लिपिड्स जो होती है वो मूव करती है, दैट्स वाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करती है। और इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एज अ बफर काम करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, जिसे मैं बताती हूँ बफर क्या होता है और कोलेस्ट्रॉल उसमें किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस टाइप की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इस टाइप्स की होती है। मैंने आपको बताया था ये लिपिड्स की लेयर होती है, ये पोलर हेड होती है और ये टेल होती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है इनके बीच में इस तरीके से फंसा हुआ होता है, और ये क्या करता है ना कि इस तरीके से बना होता है ये एक सेल की शेप में इधर से भी आया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बफर की तरह किस तरीके से काम करता है ना, कि जब अभी विंटर्स की सीजन में हम जैकेट्स पहनते हैं, जैकेट्स के अंदर में जो है वो जैकेट्स के अंदर में जो है रुई होती है, जो कि जैकेट के बाहर की लेयर को और जो हमारे बॉडी के टच की लेयर होती है उन दोनों को अलग करके रखती है। बस उसी तरीके का काम यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल करता है। ये एक लिपिड बाइलेयर को दूसरे लिपिड बाइलेयर से मतलब जुटने नहीं देती है, उन्हें चिपकने नहीं देती, क्योंकि अगर वो चिपक जाएगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है की जो लिपिड बाइलेयर है वो मूवमेंट नहीं कर पाएगी, और मूवमेंट नहीं होने के कारण जो कोई भी मैटर है वो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा और बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा। इसी कारण से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। और इसमें मैंने आपको बताया कोलेस्ट्रॉल जो है एक बफर की तरह काम करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड करती है तो वो किन किन मैटर्स पे डिपेंड करेगी, और उनकी फ्लूइडिटी के लिए किन चीज़ों की होने की ज़रूरत है। तो ये मेनली डिपेंड करती है ये
चीज़ों पे। एक होती है जो कि है लिपिड्स पे ही डिपेंड करती है। लिपिड्स इसे किस तरीके से इफेक्ट करता है ये मैं आपको बताती हूँ। अगर लिपिड्स जो है वो सैचुरेटेड है तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि डबल बॉन्ड को आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो सैचुरेटेड जो है वो टाइटली पैक्ड होती है। तो जिस भी लिपिड है वो अगर सैचुरेटेड है तो वो सिंगल बॉन्ड से एक जुड़ा होता है, तो उसकी जो फ्लूइडिटी है वो लो होती है, मतलब उनकी घूमने की क्षमता जो है वो बहुत ही कम होती है। जबकि अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि लूजली पैक्ड होता है, क्योंकि उनकी बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाती है, तो वो लूजली पैक्ड होते हैं, तो वो आराम से फ्लूइड कर सकते हैं। अब आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दूसरी चीज आती है प्रोटीन्स। अब जानते हैं प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स को हमें एक जगह और पढ़ना होगा, वो है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स, जो कि मैं सेल डिवीज़न के बाद पढ़ाऊंगी आपको बायोमॉलिक्यूल्स। तो ये सेल अब ख़त्म होके उसके बाद मैं सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल में एंटर करूँगी। उसके बाद मैं आपको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी, उसमें भी हमें प्रोटीन्स को पढ़ना होता है। यहाँ पे हमें सिंपल प्रोटीन्स को पढ़ना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है वो। तो चलिए, प्रोटीन्स जो है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है पेरिफेरल प्रोटीन, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये फ्लोट करती है, उसकी सरफेस पे रहती है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसी हुई होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक डायग्राम बना के बताया था, जिसमें मैंने बताया था टनल प्रोटीन। तो बस वो टनल प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन ही होती है। ये क्या करती है ना कि कुछ चीज़ें जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं आ सकती है, लाइक दैट वाटर, क्योंकि जो लेयर होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। और लिपिड्स जो है, क्योंकि आप जानते ही हो कोई भी ऑयली चीज़ जो है वो पानी में नहीं आती है, तो वो जो लेयर है वो वाटर से नहीं, वाटर फोबिक होती है, मतलब हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो वाटर को अंदर आने नहीं देती है। तो इनमें क्या काम करता है ना कि ये प्रोटीन्स जो होती है इनके थ्रू वाटर्स और ऐसे मैटर्स अंदर आते हैं जो कि लिपिड के थ्रू नहीं आ सकती है। पेरिफेरल प्रोटीन के मैंने आपको बताया कि ये सरफेस पे लाइक करती है। इंटीग्रल प्रोटीन को हम टनल प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कुछ चीज़ों को जो लिपिड बाइलेयर के थ्रू नहीं आ सकती है उन्हें ये सेल के अंदर ले जाते हैं, तो इसलिए इन्हें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे जो प्रोटीन्स है, बेसिकली जो टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन है उसके थ्रू कैसे जो मैटर्स है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। ये जो है बेसिकली वाटर को सेल के अंदर मूवमेंट कराती है। ये जो टनल है ये एक इंटीग्रल प्रोटीन है, क्योंकि ये देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसी हुई है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि इस तरफ से इसमें वाटर आती है और उसके बाद इधर से ये वाटर को सेल के अंदर कर देती है, ठीक है। और ये जो टनल प्रोटीन होती है, सॉरी चैनल प्रोटीन, इसका नाम होता है एक्वापोरिन प्रोटीन, और ये 8 यूनिट्स की बनी होती है। ये इसकी यूनिट्स है, आप देख सकते हो, ये इसकी यूनिट्स है, ये 8 होती है इसमें। तो आपके नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाटर के मूवमेंट के लिए कौन सा चैनल प्रोटीन होता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है वो होता है एक्वापोरिन, ठीक है।
यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक्वापोरिन इज अ चैनल प्रोटीन विच इज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ वाटर। तो आपको याद रखना है कि वाटर के मूवमेंट के लिए एक्वापोरिन चैनल प्रोटीन होती है। कैरियर प्रोटीन्स जो है वो सिर्फ वाटर के मूवमेंट के लिए नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे आयंस भी होते हैं जिनकी हमारी सेल को ज़रूरत होती है। तो वो भी है, अगर वो भी हाइड्रोफोबिक लेयर से बाहर नहीं जा सकते हैं या अंदर नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए भी चैनल प्रोटीन बनाए गए हैं। जैसे कि ये हमारा ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल से ग्लूकोज को हमें सेल के अंदर लेके जाना है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि ये जो एक एंग्री बर्ड जिसे बोलते हैं, उस टाइप के एक मुंह वाले होते हैं, ये क्या करते हैं ना कि इधर से ग्लूकोज को लेते हैं और ये फिर पलट के घूम जाते हैं बिल्कुल 180 डिग्री पे, और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को छोड़ देते हैं। तो ग्लूकोज के लिए जो चैनल प्रोटीन होती है वो होती है GLUT4। ये दोनों आपको याद रखना है, हमेशा नीट में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको याद रखना है कि वाटर के लिए कौन सा चैनल प्रोटीन होता है, तो वो होता है एक्वापोरिन, और ग्लूकोज के लिए कौन सा होता है, तो वो याद रखना है आपको GLUT4। ओके, और ये जो है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसलिए इसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज टू ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कुछ मैटर्स को सेल के अंदर आने देती है, तो जबकि कुछ मैटर्स को सेल के बाहर जाने देती है। तो इसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, और ये क्या करती है ना, कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने से गुजरने देती है, जो कि इन्हें लगता है सेल के लिए ये बेनिफिशियल है, तो उन्हें ये गुजरने देती है, और जो लगता है इन्हें सेल के लिए डेंजरस है उसे ये सेल से बाहर भी कर देती है। यहाँ पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये क्या करती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ही मैटर्स को अपने से क्रॉस करने देती है, जो इसे लगता है कि ये सेल के लिए बेनिफिशियल है, अदरवाइज ये नहीं करने देती है। पासेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन अकर्स बाय वेरियस मेथड्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सब्सटेंसेस जो है वो अंदर से बाहर से अंदर आते हैं, उनके बहुत सारे मेथड्स हैं, जो कि मेनली टू टाइप्स मेथड्स जो है बहुत ज़्यादा होती है। एक होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे, आगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को, उसके बाद हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। Molecules move across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें किसी भी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको अभी GLUT4 का और एक्वापोरिन का एग्जांपल दिया था, वो जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उनके लिए कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी एक्स्ट्रा, वो सिर्फ टनल के थ्रू ही चले आ रहे थे, तो उनमें किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा था, इसलिए वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूट मूव बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ये इसमें जो प्रोसेस होती है मेनली वो होती है सिंपल डिफ्यूजन, जहाँ पे क्योंकि क्या होता है ना कि सेल के बाहर बहुत सारा पानी होता है, सेल के अंदर कम पानी होता है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आ जाते हैं। वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन।
मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है पानी जो है वो हायर कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता वाले जगह से लोअर कंसंट्रेशन यानी निम्न सांद्रता वाली जगह तक आ जाते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। आपको ये याद रखना है कि डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का सेल के अंदर आना ओस्मोसिस कहलाता है। As the polar molecule cannot pass through the non-polar lipid layer by layer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे भी मैटर्स होते हैं जो कि पोलर होते हैं और वो नॉन पोलर लिपिड बायलेयर के थ्रू सेल के अंदर जा नहीं सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी वाटर का एग्जांपल दिया, क्योंकि वो लिपिड बायलेयर जो है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो क्या करती है ना कि वो वाटर को अंदर आने नहीं देती है। पर हमें सेल के लिए वाटर तो चाहिए, तो उसके लिए इसके पास एक अलग स्ट्रक्चर होता है जो कि होता है कैरियर प्रोटीन। मैंने आपको बताया, फिर से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको याद रखना है कि वो कैरियर प्रोटीन कौन है, तो वो है एक्वापोरिन, जो कि वाटर को सेल के अंदर आने देती है। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन वेयर द सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली उसमें होती है जिसमें हमें जो कि एक है कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाती हैं। तो हमें इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हमें मैटर्स को भेजना होता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैं यहाँ पे भी वाटर का ही एग्जांपल ले रही हूँ। जो वाटर है वो खराब हो चुका है, उसे हमें बाहर निकालना, लेकिन सेल के बाहर जो है वो वाटर का कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे हमें बाहर निकालने के लिए हम सिंपल डिफ्यूजन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे जो है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हम वाटर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, उसे निकाल ही नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अब है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन वेयर द सॉल्यूट particles move against their concentration gradient from their lower to higher concentration। इसमें क्या होता है कि जो भी मूवमेंट कराना होता है उसे हमें कराना होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। मेनली जो पार्टिकल्स मूव करते हैं वो लोअर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होते हैं, लेकिन हमें इसमें उल्टा कराना होता है। तो इसलिए इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसलिए हमें इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमें एनर्जी दे के इसे बाहर निकालना होता है। जैसे जब हम साइकिल चलाते हैं तो ढलाव में हमें पैडल मारने की ज़रूरत नहीं होती है, हम खुद ही चले आते हैं। लेकिन जब हमें कोई चढ़ाव पे जाना होता है तो हमें उसमें अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, उसमें थोड़ा एफर्ट खुद का डालना पड़ता है, तब वो जाके ऊपर चढ़ता है। तो वही काम यहाँ पे भी होता है कि हमें अभी हम जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर हमें मूवमेंट कराना होता है तो वो खुद ब खुद चले आता है, हमें उसमें कोई भी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जब हमें जब उल्टा कंसंट्रेशन कराना है तो क्या होता है कि जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर हम मूवमेंट कराते हैं तो हमें उसमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है। इसके एग्जांपल्स क्या है, तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जो पंप है वो एनिमल सेल में किया जाता है, तो उसमें हमें काफ़ी एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहीं पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें से आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं
और तब तक इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और एनसीईआरटी रीड करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।